नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं। आज बात करते हैं एचपीआरसीए के सीबीएसई एग्ज़ाम्स के बारे में, हल्की सी बात करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर एग्ज़ाम कैसा आएगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या रह रहा है। और मुझे लगता है कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज नए इस चैनल पर आएंगे, पहली बार आ रहे हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी तरफ से आप सभी के लिए बीएड सेक्शन पार्ट बना हुआ है, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में जो आप नोट्स हैं, बीएड के नोट्स मात्र 50 रुपीज़ में मैंने रखे हुए हैं। अगर आप लोग नहीं पहुंचे हैं चैनल पर और आपको लगता है कि आप लोग जो है अभी उसमें उस पार्ट में अभी आप अनटच्ड एरिया है आपका, तो आप मेरे पास मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट लिखें और मुझे बीएड नोट्स के लिए अपना रिक्वेस्ट भेजें। बाकी आपको जो है सीधे डायरेक्ट नोट्स भेज दिए जाएंगे, मात्र 50 रुपीज़ जिसका चार्ज है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि सिलेबस किस तरीके का है, किस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, प्रिपरेशन का तो हमेशा यही रहेगा कि पेपर चाहे इजी आ रहा हो चाहे डिफ़िकल्ट आ रहा हो, प्रिपरेशन तो अप टू मार्क होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। क्योंकि इजी आता है तो आपको पता है कि वो आपके लिए ही फ़ायदा है। आपकी जितनी हार्ड प्रिपरेशन होगी आप उतने ऊपर मेरिट में चले जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस के आधार पर कहूँगा कि हमारी, आप देखिए, इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो 69-70 गई है आउट ऑफ 120। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि समीकरण देखिएगा कि 69 से 76 या 70 से 75 के बीच में करीब 300 बंदा होगा। 400 बंदा भी हो सकता है, 300 बंदा होगा, मान के चलो। हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर समीकरण ये है कि 69 से 75 तक हार्डली 250 से 300 के बीच में लोग हैं। और जैसे जैसे रेशो ऊपर चला जाता है, जो रेशो है वो कम होता जाता है। 75 से 80 के बीच में जो है हार्डली मुझे लगता है 60 to 80 लोग होंगे या 100 लोग हो सकते हैं, जितना जो भी आपका, जो आप लेकर चलिए। लेकिन 70 to 70 मतलब 580 इतने ही लोग यहाँ पर रहेंगे 75 से 80 के बीच में। सबसे बड़ी बात आपको जो याद रखनी है कि यहाँ पर आप सीट्स देखिए, 312 सीट्स थी। आपकी सीट्स हैं, आपके पास 100 सीट्स है, मतलब 3 गुना वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा कम था। आपका कंपटीशन 3 गुना ज़्यादा है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिनिमम अगर आप मान के चलो आप 100 सीट्स पे खेल रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो 70% होना चाहिए। 70%, नॉट, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ 120 आपका 70 स्कोर, 70%। यानी कि करीब करीब आपका 84 क्वेश्चंस आपके जो है आउट ऑफ 120 ठीक होने चाहिए। 85 मिनिमम जो है आपका डीबी के लिए जो है आप लेकर चल सकते हैं, और फाइनल सिलेक्शन जो है वो 85 प्लस ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता से रूबरू करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पर 112 जनरल की सीट है, वहाँ पर आपकी 35 होगी। अब यहाँ पर जनरल की अगर 69 पे कॉल आ रही, यानी कि 58%, तो आप करीब, अगर मान के चलो आप इसमें 5 स्कोर का भी अगर आप ऊपर नीचे करते जाओगे तो सीधी सी बात है, आप 12 मतलब 13-14 नंबर भी अगर आप ऊपर कर दोगे तो सीधे से जिस ग्राफ चला जाता है डीवी के लिए 78, 81, 82। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको 78 तक कॉल आ जाती है और आप 84, 5 पे हैं या 3 पे है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी एक सॉरी, अल्टीमेट ट्रुथ है। बट जो सिलेबस है, सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाएगा। आपकी डीप स्टडी पुरानी कितनी है, आपने कितने एग्ज़ाम इससे पहले दिए हैं, और आपकी अभी की करंट प्रिपरेशन किस लेवल की है, ये बहुत मायने रखने वाला है। और आज के दौर में आप जानते हैं कि कंपटीशन हर जगह एक जैसा है। आप ये नहीं कह सकते कि टीजीटी में 70 गई है तो यहाँ नहीं जाएगी, टीजीटी में इतना गया तो यहाँ नहीं जाएगा। अब आप देख लीजिए, अभी एक पीछे एग्ज़ाम हुआ था, 400 में से 370 मेरिट गई थी, वो सेंटर का एग्ज़ाम है कोई। तो मतलब कि
कहाँ पर कंपटीशन है और हम किस कंपटीशन के साथ चले हुए हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन काफ़ी हाई है, और ये लेकर चलिए कि आपके पास अभी करीब 30 दिन है। 30 दिन मतलब आपने प्रेपरेशन करनी है। जो मेरा व्यक्तिगत आप लोगों के साथ कमिटमेंट रहा है शुरू से, मैं तो आपको यही कहूँगा कि 10 जून तक अपना सिलेबस जो भी है समेट लो, रिवीजन के लिए उसके बाद रखिए। जितने दिन भी मिलते हैं, अगर आपको 10 दिन मिलते हैं तो भी रिवीजन के लिए लगाओ, आपको 20 दिन मिलते हैं तो भी रिवीजन के लिए लगाओ। 10 जून आपके लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम हो सकता है। अभी जो है वो एग्ज़ाम डेट नहीं किसी की भी रिवील हुई है। एग्ज़ाम डेट 15-20 दिन पहले होगी किसी भी एग्ज़ाम की, कम से कम 20 दिन पहले ये लेकर चलिए। हो 15 मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 दिन। तो ये लेकर चलिए कि जब भी होगा आपका 20 दिन आपको मिल जाएंगे। और रही बात कि आप लोगों का जो सिलेबस है, जैसे एक चीज़ याद रखिएगा, आपको इंग्लिश बेसिक होगी। अगर मेरे भाई आप लोग अभी एक्टिव वॉइस नरेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा आपको। डियर सर की वीडियोस देख लो, ट्रिक्स ही तो देखनी है आपने कि इज़ेमार में जो है उसको कन्वर्ट करना, इज बीइंग होगा क्या होगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है, माइंड साइकोलॉजी में अगर कभी ज़िंदगी में भरा हुआ है कि हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा तो मतलब कर लो इस बार। 3 से 5 नंबर जो है आपका समीकरण बनाने में बहुत बड़ा काम करेंगे। 3 से 5 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर काफ़ी होता है। वन आपका जो है स्कोर कभी ऐसी सिचुएशन में पर होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कर लेते तो हो सकता। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं जो बॉर्डर पर हैं इंग्लिश में भी। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो जो सिचुएशन है वो बॉर्डर पर ना रहे आपकी भी, और इस स्कोर तक पहुंच जाओ कि फिर आप जो है इंटरनली आप जो है टेंशन फ्री हो जाओ। एक्सटर्नल तौर पर तो कोई भी नहीं होता जब तक जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहना भी चाहिए। नेवर सेलिब्रेट टू मच अर्ली, है ना, कभी भी हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे मैचिंग का मैं बताऊंगा आपको। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकबर से क्वेश्चन आ रहा है या वट एवर, आपका आर्टिकल 15 का मैचिंग आ जाएगा आपको। बेसिक्स से भी बेसिक्स क्वेश्चन जो है कम से कम 40 क्वेश्चंस थे लिटरेचर में, जो मुझे लगा। क्योंकि ब्लंडर्स होंगे, आपको जितना मर्जी आपने पढ़ा है, आप याद रखिए, अगर आप खुद को तैयार करना चाहते हैं तो ब्लंडर के लिए तैयार करें, ना कि पेपर जो है 75 में से 65 लेने के लिए। आप ले लोगे, इजली ले लोगे, मुझे यकीन है। बट एक चीज़, 65 आप तब लोगे जब आपके जो है 8 क्वेश्चंस वो गलत नहीं होंगे, जो इजी होंगे। आपका रेशो गिर के 58 पर आ जाएगा, आपका रेशो गिर के 56 पर आ जाएगा, अगर आप ब्लंडर से चूकेंगे नहीं। और कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जो ब्लंडर नहीं करता है, बहुत रेयर होते हैं, 1-2%। वो इस ऐसा होगा, सपोज करो कि आपके 2 क्वेश्चन ब्लंडर हो गए और उसमें 10 क्वेश्चन जो है नहीं आते हुए ठीक हो गए, तो वो तो आपके साथ जो है गाड़ी अच्छी चली हुई है। और जो बेसिक्स मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको मैचिंग बड़े इजी आएंगे। अगर एक बात याद रखना, शुरू में आपको जब पेपर दिखने लग जाएगा कि शुरू में आपको कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नज़र आ गए, घबराना नहीं है। सबसे पहले माइंड को कूल कीजिए, शांत कीजिए कि ठीक है, दूसरा देख लेता हूँ, तीसरा, चौथा, कोई ना कोई पहला क्वेश्चन आएगा जो आपको जो है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा कि नहीं, मैं यहाँ से आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। तो वो भी चीज़ देखनी होती है। एकदम ऐसे नहीं कि पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा गया कि तहकीके मालिल हिंद का जो पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया था। सपोज जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसके साथ कौन खड़ा था। कोई क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अशोक के लेखों को जेम्स प्रिंसिप्स ने पढ़ा था, तो सबसे पहले वो किसके उसने पहला कौन सा, मतलब रह सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको लगा ये तो सच से बाहर आ गया क्वेश्चंस, तो आप उसको डील कर सकते हैं, उसको स्किप कीजिए एकदम से आगे। क्योंकि मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन आपको पता है ऑलरेडी रहता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। सीबीटी मोड का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके पास 20 मिनट बचे, आप देखेंगे मार्क एंड रिव्यू के ये क्वेश्चन से। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो दोबारा क्रॉस चेक के लिए ज़रूर जाएं। और क्रॉस चेक करते वक्त जो है वो जो आपके 50% स्कोर का जो आंसर होता है, जो आपका क्वेश्चंस होता है 50-50 में, उसमें ज़्यादा
मैनिपुलेशन ना करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन तो मेरे साथ पर्सनली रहता है कि जब मैं दोबारा छेड़छाड़ करने जाता हूँ फिर वहाँ पे गलत हो जाते हैं हम 50-50 के चक्कर में। और कोई भी क्वेश्चंस जो बिल्कुल एनोनिमस हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी एनोनिमस हो, ऐसा आपको आंसर लग रहा है कि आपको, सपोज करो कि आपसे कोई शेक्सपियर का, मान के चलो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आपने जो 3 ऑप्शन है वो ज़िंदगी में कभी पढ़े नहीं है और चौथा ऑप्शन आपको लग रहा है कि हाँ ये कहीं सुना सुना है, तो कभी भी अनजान के साथ मत जाइएगा, कभी भी। ये एक एक्सपर्ट्स की जो है वो एडवाइस रहती भी है, हमेशा उसके साथ जाइए जो आपको लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है। और कई बार हम सोचते हैं कि जैसे मेरे साथ जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस थे, मेरे साथ होता है ऐसा ब्लंडर हमेशा, मुझे लगता है ये इतना इजी था तो पूछना क्यों था, और मैं उसी के साथ निकल पड़ता हूँ जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जोन में हो। तो ये कहानी हमेशा रहेगी। एक बात याद रखना, आपने अगर बड़ी शानदार प्रिपरेशन की है, धांसू प्रिपरेशन की है, आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इजी टैकल कर लोगे, लेकिन इजी में पाए जाने की संभावना रहती है। इसलिए अपने आप को पुश कीजिए, बड़े आराम से, शांति से खुद को टाइम दो कि नहीं हमने ऐसा नहीं करना है, अभी से इजी क्वेश्चंस भी करने हैं। और कईयों के ये भी रहता है कि सर पेपर, अब देखो 40 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट अपना है, वो मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, 16 जनपद पढ़ रहे हैं आप, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑल सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ो उसको, कब आई, किसने किया इसको, कौन सा अम, जो आपको कालीबंगन में कौन से अवशेष मिले हैं, घोड़े का वहाँ पे जिक्र था या नहीं था, छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि पढ़ना अब तो पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट माइन प्रॉब्लम कि आप, सर ये कैसे हो पाएगा, ये अभी समय कम है। अरे भाई, समय उसको भी उतना ही है जो 120 में से 95 लेगा समय उसको भी उतना ही है जो 120 में से 40 लेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, एक बात माइंड में रखना, क्योंकि हम हमेशा स्किप करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। और बीएड का पोर्शन आप किसी भी सब्जेक्ट से है, आप हिंदी साहित्य को छोड़कर अगर किसी भी साहित्य डोमेन से है तो आप इंग्लिश में पढ़िए, आपको आसानी लगेगी, आपको रिमेंबर करने के लिए आपको इजी लगेगा। क्योंकि देखो, आपको समझ आनी चाहिए कि समेटिव क्या है, फॉर्मेटिव क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, तो मतलब इजी रहता है वो चीज़ें समझने में। आपको कोई क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, फिर हिंदी में जाइए। जैसे कोई होगा कि जब आप क्लासरूम में एंटर करते हैं तो बच्चे जो है शोर मचा रहे हैं, तो आपका बीइंग ए टीचर आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आप शांत रहोगे या उन्हें डांटोगे, या उन्हें शांत रहकर उन्हें एक टक से देखोगे, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपको उसको रटने के लिए तो कोई किताब नहीं चाहिए, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपने बीएड किया है, आपको पता है ऑलरेडी सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा मैं जो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो ग्रामर है उसको पढ़ते रहिए, आधा घंटा, पौना घंटा, वट आपकी रिक्वायरमेंट जो है। ये करंट अफेयर है, दैट इज़ योर चॉइस कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। रहा जीके, दैट वुड बी अनएक्सपेक्टेड, कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। आपने आज तक टीजीटी प्रिपरेशन की हुई है तो आपको मतलब दिक्कतें नहीं आएगी, आई मीन कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी कि सर्वोपरि ये है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये आपको जिनमें तो नहीं है दिक्कत, खैर वो तो मैटर अलग है, जिनको साफ कर दिया है। लेकिन जैसे इंग्लिश है आपका, वहाँ पे जैसे आप अभी आपने देखा होगा कि एग्रीगेट इंग्लिश में 55% होना चाहिए आपका मास्टर्स में। तो यहाँ से भी बड़े सारे बच्चे जो है वो बाहर होंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि एग्रीगेट जो है 55 हो जाता है, बट कई बार इंग्लिश में किसी पार्टिकुलर उसमें जो है 47 रहे या 48 रहे या 49 रहे, तो ये अक्सर कहानियाँ घटती रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर, अब तो खैर आपके हाथ में नहीं है कि अभी आप 1 महीने में एग्रीगेट पूरा करोगे, बट होपफुली कि आप सभी का 55% होगा, खासकर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी से टाइम टेबल को मार्क कर लो कि आप 10 जून के हिसाब से जो है वो खुद को प्रिपेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा ही आपके बीच में जल्द जो है विद इन वीक, या मतलब अगर इनका जो अपना शेड्यूल है वो अगर
ज़्यादा हेक्टिक नहीं हुआ तो ये बीच में भी एग्ज़ाम करवाने में गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन में 2 एग्ज़ाम पे मतलब 2 शिफ्ट एग्ज़ाम हो जाते हैं। इनको तो बीच में चाहिए ना। सपोज़ करो लोग कह रहे हैं कि सेट का एग्ज़ाम है सर तो नहीं होगा। देखिए सेट का 7 को है तो 8 को कोई पेपर नहीं होगा तो करवा देंगे, 9 को कोई पेपर नहीं होगा तो एक पेपर उस दिन चटका देंगे। फिर एक और ऐसा पेपर होगा जो सपोज़ करो जिस दिन कोई दूसरा नहीं है तो वो उस दिन वैसा करवा देंगे, क्योंकि HPRC ये जो है अभी बहुत जल्द में है, जल्दबाजी में है और इन्होंने मतलब निकालने हैं सम हाउ एनी हाउ जो भी है। तो अपने आप को थोड़ा पैसिव मोड में ना रखें, अपने अपने आप को अपने मोड से देखें कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है और व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो वो चीज़ें भी मैटर करती है। बाकी किंतु परंतु से दूर, हर चीज़ों से दूर आप जहाँ पे भी जिस सोर्स से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, पढ़िए। और आज के लिए इतना है कि मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप सोचोगे कि किस्मत, लक मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जिस दिन होगा तो उस दिन क्या पता आपको नहीं आते हुए भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों से ऊपर आपकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि डिसिप्लिन और आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी आपको कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस जो है वो लक में परिवर्तित हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे, खूब आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ जो है आपके हार्ड वर्क में, आपके उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है और आप एक चीज़ों का गैस लगाना शुरू कर देते हैं। वो आपकी किस्मत तो है, आप उसको नाम तो किस्मत का देते हैं, लेकिन उसके पीछे आपके लंबे समय का स्ट्रगल होता है। दैट व्हाट आई मीन टू से। आज के लिए इतना है। अगर आपको चाहिए कि इस तरह से वीडियोस आपके बीच में लाता रहूं तो आप ज़रूर हमारे साथ हमें व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।